और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज दूसरा दिन है और पीएम आज शाम को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और उन्होंने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। वहीं विंडो में आप देख सकते हैं, जो अब तस्वीर आप इस वक्त देखेंगे कि कैसे पीएम का सिडनी में वैदिक मंत्रोच्चारण और अन्य पारंपरिक तरीकों के साथ स्वागत किया गया। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पॉज कहकर संबोधित किया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने भाषण में चाट और जयपुर की जलेबी का जिक्र किया। साथ ही मोदी ने कहा कि 2014 में जो वादा किया था उसे निभाया। स्वागत किया गया है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई जो परंपरा है उसके माध्यम से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी और खुले दिल से स्वागत करना। और लगातार हमने देखा कि दोनों नेता अभी जापान में भी एक दूसरे के साथ मौजूद थे। वहां पे G7 की बैठक के समय क्वाड के मंच पर और द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखने को मिला था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम अल्बनीज़ को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि आम लोगों के लिए बैटनी कैसल खुल चुका है। ये खबर आपको हम दे रहे हैं बैटनी कैसल के खुलने की, और ये आम लोगों के लिए खुल चुका है। हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए खास तौर से ये खबर काफी अहम है। और शिमला से बड़ी खबर है, आम लोगों के लिए बैटनी कैसल खुल चुका है। और इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें वहां से देख रहे हैं। लाइट एंड साउंड जो है उसका एक शो वहां पर हुआ। 140 साल के बाद आम लोग और सैलानी के लिए ये खुल गया है बैटनी कैसल। जीर्णोद्धार के बाद बैटनी कैसल का शुभारंभ हो चुका है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसका शुभारंभ किया है। शिमला में अपनी तकदीर आजमाने वाले आकर्षक नवयुवकों का जमावड़ा लगता है। यहाँ ग्रास विडोज यानी कि अपने पति द्वारा छोड़ दी गई या पति से दूर रह रही ऐसी शादीशुदा औरतें आती थी जो मैदानों की तपती धूप और अपने पतियों दोनों से ही छुटकारा चाहती थी। फिशिंग फ्लीट के सदस्यों के रूप में अविवाहित ब्रिटिश नवयुवती पानी के जहाजों से यहाँ पतियों की तलाश में उनकी यात्राओं के पहाड़ों के संकरे रास्तों के बीच आकर समाप्त हो जाती है। वहाँ ब्लैक हार्ट्स नामक एक गुप्त क्लब था जिसके सदस्यों को ओपन रिलेशनशिप में रहने की छूट नहीं थी, लेकिन इसके उलट खुले संबंधों को कभी रोका नहीं जा सका।
इस महीने पिकनिक, डांस, थिएट्रिकल्स आदि कई बार हुए और मैंने जमकर मजा किया। रडियार्ड किपलिंग ने शिमला से अपनी आंट को लिखे एक पत्र में यही बात कही। भविष्य के नामी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता किपलिंग ने शहर के गौरवमयी वर्षों के बारे में लिखा। उन्होंने शिमला से साहित्य के कुछ अमर किरदार रचे, जैसे कि मिस हॉक्सबी। मिस हॉक्सबी असली जिंदगी से जुड़ी किरदार थी और इनमें सांप जैसी धूर्तता, मर्दों जैसी तर्कशीलता, बच्चों जैसी निर्भीकता और औरतों का प्रिय चरित्र सभी मौजूद थे। रडियार्ड किपलिंग इस शहर से जुड़े बड़े साहित्यकारों में अकेले नहीं थे। समय के साथ इस सूची में कई बड़े नाम जुड़े, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर शामिल रहे। एम काय, इदरीश शाह, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, भीष्म सानी और रस्किन बॉन्ड जैसे लेखकों और उपन्यासकारों का संबंध भी शिमला से रहा। एमेचर ड्रामेटिक क्लब के सदस्य पेशे से कलाकार हैं, ऑल्दो उनमें से कुछ शौकिया तौर पर सरकारी नौकरी में हैं। किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के लिए शिमला में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्थानीय शौकिया कलाकार किराए पर थिएटर नहीं देने वाले। इसका कारण ये है कि वो हमेशा रिहर्सल करते रहते हैं और भूमिकाएं बदलते रहते हैं और उनमें प्रमुख भूमिकाओं को लेकर लगातार तकरार होता रहता है। 20वीं शताब्दी के शुरू में लेखक डोज ने शिमला के मशहूर एमेचर ड्रामेटिक क्लब के बारे में यही कहा था। वाइसरेगल लॉज के ही आर्किटेक्ट हेनरी अर्विन ने टाउन हॉल को भी डिजाइन किया था। गॉथिक शैली में निर्मित ये विशाल टाउन हॉल 1887 में बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में गेडी थिएटर व क्लब के अलावा अन्य संस्थाएं भी थी। इस थिएटर में अनगिनत जानी मानी हस्तियों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ इस बहुत ही खास मौके पर वहां और क्या कुछ हुआ, कितने लोग वहां रहे और किस तरह से ये इसका शुभारंभ हुआ, इस तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता रणवीर का। रणवीर, कैसा रहा ये मौका, कितना मनमोहक और कितना यादगार, कितना इतिहास को समेटे? जी देखिए, अभी ये जो लाइट एंड साउंड जो शो है वो अभी चल रहा है। डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। देखिए 140 साल का लंबा इतिहास है। हालांकि इसमें पहले जो है ऑफिसेज रहे हैं, जैसे कि इसका इतिहास बताया जाता है, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से हर कोई यहाँ पर आ सके, इसका दीदार कर सके, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर में ये भवन जो है शामिल है। मौर्य रियासत के का जो है ग्रीष्मकालीन आवास ये था। एक बहुचर्चित ये भवन रहा है और इस भवन में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए न केवल लंबी लड़ाई लड़ी है, बल्कि राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण करने के लिए भी काफी जद्दोजहद यहाँ पर की है। बहुत सारा इतिहास जो है भवन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो ब्रिटिश काल का जो इतिहास था उसी के बारे में लाइट एंड साउंड शो के जरिए ये बताया जा रहा है कि इस भवन का इतिहास क्या है, शिमला का इतिहास क्या है, आजादी का संघर्ष किस तरह से यहाँ पर चला, कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर जो भारतीय थे वो इकट्ठा हुए, किस तरह से अंग्रेज यहाँ पर आए। सबसे पहले शिमला की बात करें तो गोरखा ने सबसे पहले आक्रमण यहाँ पर किया था। तो वो तमाम सारी चीजों का उल्लेख जो है इस लाइट एंड साउंड शो के जरिए जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। करीब करीब आधे घंटे तक ये जो है इसी तरह का शो अब हर रोज चलेगा और ये न केवल हिंदी भाषा में बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी यहाँ सैलानियों के लिए ये जो है हर रोज शाम को रात होने के समय अभी 8 बजे के समय ये जो है शुरू हो। आज जो है 8 बजे के बाद जो है ये शुरू हुआ। तो जानकारी तो यही है कि हर रोज ये होगा, 7:45 बजे से ये शो शुरू होगा। और यहाँ पर देखिए ये ना केवल ऐतिहासिक दृष्टि से धरोहर को जो है संवारा गया है, जीर्णोद्धार इसका किया गया है। इसी में जो है करीब करीब 7 साल लगे और 27 करोड़ के करीब जो है जिनको इस पर जो है खर्चा आया है वापस इसको अपने इसी रूप में लाने के लिए। ये न केवल पर्यटन के लिहाज से एक और जगह यहाँ शिमला में दर्शकों के लिए माफ कीजिएगा सैलानियों के लिए एक और जगह ये बन जाती है, बल्कि इससे जो है राज्य सरकार को आय भी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर ये एक और जानकारी है कि इस
का जीर्णोद्धार करने के बाद यहाँ पर एक म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा। ये कोई ऐसा म्यूजियम नहीं होगा कि जिसमें फिजिकली कोई चीज रखी जाती है, डिजिटली एक डिजिटल म्यूजियम की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो कुल मिलाकर लंबी जद्दोजहद जो राज्य सरकार ने भी की, काफी पैसा पर्यटन विभाग की तरफ से खर्च हुआ, एडीबी की मदद इसमें ली गई थी, एडीबी से जो है फंड लिया गया, और जो ये डिजिटल म्यूजियम जो स्थापित होना है इसमें भी करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो ये माना जा सकता है एक जो आप कह सकते हैं कि जो एक ऐतिहासिक धरोहर को जो है संजोए रखने का और आने वाले पीढ़ियों को हमारे संघर्ष के बारे में बताने का, उसको लेकर जो है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो अब एंथनी कैसल जो है ये आम लोगों के लिए भी अब आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और जैसी कि खबरें थी उसके मुताबिक आने वाले दिनों में बाद में कभी इसके लिए कुछ टिकट फी भी देना होगा, कि अभी ये फिलहाल निःशुल्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक हिस्ट्री है और वो जानना जरूरी है हमारी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी। फिलहाल इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। कश्मीर में चल रही G20 के दूसरे दिन भी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। इस दौरान जहां सड़कों पर वाहनों की जांच करते सिर्फ चक्कर में नजर आए, वहीं नगर के बाहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जवान गश्त लगाते हुए नजर आए, जो कि पूरी तरह हथियारों से लैस होकर क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखे हुए थे। डीडीसी सदस्य बालहामा और भाजपा डेटा इंजीनियर एजाज हुसैन ने G20 बैठक का स्वागत किया। जो G20 से आए हुए हमारे मेहमान हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और उनका वेलकम करना चाहता हूं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अवाम, बिलखुसूस कश्मीर की अवाम ने जिस तरीके से उनका वेलकम किया, कल आपने देखा इतना सराहनीय वेलकम हुआ, और जोश खरोश के साथ सारे जम्मू कश्मीर के लोग इसी शय में है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, या फिर हमारा ट्रेड हो, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। क्योंकि जो G20 है, G20 में अगर देखा जाए जो ममालिक आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 80% GDP जो है वो इन ममालिक का है। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो 75% जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इन कंट्रीज के द्वारा होता है। और अगर पॉपुलेशन के एस्पेक्ट से बात की जाए तो जो वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये मानता हूं इनके आने से यहाँ पे बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने के इनके निर्देश पर उप जिला प्रशासन संबल की एक टीम ने सोनावारी के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का अचानक दौरा किया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति की जांच करने के लिए इन अस्पतालों में एसडीएम संबल द्वारा एक नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में 5 टीमों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की पंक्चुअलिटी की जांच के लिए यह कदम उठाया गया था। टीमों ने सीएचसी हाजिन, सीएचसी संबल सहित अन्य उप केंद्रों का निरीक्षण किया ताकि अस्पतालों में चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की पंक्चुअलिटी सुनिश्चित की जा सके। जो बांडीपुरा है जनाब उवैस अहमद साहब, उनका बड़ा क्लियर का डायरेक्शन है कि हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हुए या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑफिस के वर्किंग आवर्स, इसमें किसी भी तरह की कोई भी लैक्सिटी, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर, हमारे लोग जो हैं वो तकलीफों से मुसीबत ज़दा होते हैं, मुब्तला होते हैं, वो पहुँचे और डॉक्टर्स वगैरह का वहाँ होना, पैरामेडिकल स्टाफ का वहाँ होना और हॉस्पिटल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के सिलसिले में हमने आज 5 डिफरेंट टीम्स बनाई थी विच वर हेडेड बाय आवर तहसीलदार्स। उन्होंने 5 डिफरेंट लोकेशंस पे इंक्लूडिंग हमारे सभी सीएचसी कवर किए, पीएचसीज कवर किए, एनटीपीएचसीज कवर की और कुछ हेल्थ सब सेंटर्स भी कवर किए। उसमें इंस्पेक्शन किया, उसमें हमारे स्टाफ, उनके पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी प्रेजेंस और पेशेंट केयर जो है वो किस तरह से चल रही है उसका मुआयना लिया। अपनी तरह के पहले यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में आइडिया पिचिंग इवेंट के साथ समाप्त हुआ। समापन समारोह में डीसी गांधरबल श्यामबीर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। फेस्टिवल का उद्देश्य युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप जील के उत्साह को बढ़ाना देना था और आइडिया पिचिंग चैलेंज के विजेताओं को नकद पुरस्कार और ट्रॉफियां भी वितरित की गई।
We were here at District Ganderbal. Here Youth 20 Entrepreneurship Festival was organized. We participated in wherein we put our ideas in front of the investors. It was an idea pitching challenge. It was highly beneficent and we also got funded for our ideas. We are highly thankful for the administration for organizing this program. हम लोगों ने आइडिया पिचिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने ऑर्गेनाइज करवाया था. आज का फाइनल राउंड था जिसमें हम लोग 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स और आज यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को प्राइज सेरेमनी उनको की जाएगी और इसके अलावा फंडिंग भी प्रोवाइड होगी, बिजनेस मेंटरशिप भी प्रोवाइड होगी. सो हम लोग इस सब के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया. रियासी जिले के दूर दराज इलाके कंथान से सावलाकोट तक PMGSY विभाग द्वारा सड़क बनाने का कामकाज काफी जोरों शोर से किया जा रहा है, लेकिन इस रास्ते में पंचायत खानीकोट से होकर के सड़क को बनाया जा रहा है जहां पर लोग इससे काफी नाराज हैं. लोगों का कहना है कि सड़क जब निकलेगी तो हमारे पानी के प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे. ये पानी का इशू है, हमारा पानी का खास इशू रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर में कोई पानी का सिस्टम नहीं है सर. हमारे घर में एक नलका है सर जिसकी वजह से एक ग्रिफ्टी लाइन है तो वहाँ पे टंकी में रिजर्व होता है सर साल के 2 बार. बरसात के मौसम में वो पानी होता है, बाकी अदरवाइज़ हमें कोई पानी नहीं होता है. तो सर ये रोड का ही प्रॉब्लम है कि हमें इन्होंने उस समय बोला था सर JEAW साहब ने सबने बोला था कि ग्रेड दे के रोड को ऊपर करेंगे. सर इन्होंने वो भी नहीं किया. 15 दिन से रोड फिर ये इन्होंने बंद रखा लेकिन कुछ भी मामला सॉल्व नहीं हुआ. तो अभी तो सर हमारी DC मैडम से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो ग्राउंड लेवल पे देखें, नहीं तो वो खुद विजिट करें सर. हमारे उनके लिए तो ये छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर. ये अपना PMGSY का रोड आ रहा है तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है पानी की आ रही है कि नहर एक थी जो मेन सोर्स था इधर का, उस मेन सोर्स के बीच से अभी रोड जा रही है तो कुछ हमारे एक मोहल्ले को पानी की बहुत ज़रूरी है, जो कि आप देख सकते हो कि इतनी दूर से वो सर पे उठा के पानी लेते हैं. तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.